नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था में हम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। अक्सर ये समझ में कभी कभी संदेह भी पैदा करता है कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय क्या एक ही होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इसको नाम दिया गया है। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में बात करें जुडिशरी की, न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका भी सर्वोच्च न्यायालय का ही पर्यायवाची है, समानार्थी है। सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इसको हम बोलते हैं, यह अपने आप में दोनों ही समान कार्य प्रणाली को निर्धारित करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इसके हम महत्व के बारे में देखते हैं। मूल रूप से संविधान का जो रक्षण करता है, संविधान को संरक्षा प्रदान करता है, वह भारत का उच्चतम न्यायालय है। क्योंकि हमारे यहाँ लिखित और कठोर संविधान को अपनाया गया है, उसी को आधार मानते हुए सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। संपूर्ण कार्यप्रणाली को वैधानिक दृष्टि से उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निष्पादित किया जाता है। संघीय व्यवस्था का रक्षक भी होने का इसका कार्य है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम भारत की व्यवस्था का है, उसको भी ये सुरक्षा प्रदान करता है कि राज्यों में, संघ में किसी प्रकार का इस तरह का विभेद या इस तरह की कोई दोहरी स्थिति न हो, समानार्थी रूप से अपने अपने कार्यों को अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित रूप से संपन्न करें। तो इस चीज़ की देखभाल करना उच्चतम न्यायालय का प्रमुख कार्य है। तो ये भी एक महत्व का बिंदु बनता है कि फेडरल सिस्टम को किस तरह कंजर्वेटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया गया है। फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार, उनको भी सुरक्षा प्रदान उच्चतम न्यायालय द्वारा ही दी जाती है। मानव अधिकारों की सुरक्षा, मौलिक अधिकारों का, चाहे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका का कोई आधिकारिक क्षेत्र हो, स्वतंत्रता का कोई हस्तक्षेप करने का मामला हो, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, अधिकार प्रक्षा एवं उत्प्रेषण के द्वारा जो ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई हैं, वे सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के महत्व को निर्दिष्ट करती हैं। महत्व की दृष्टि से ये रिट जारी करने के लिए परस्पर व्यक्ति और वैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत कहीं कोई इस तरह का असंतुलन पैदा हो रहा है अधिकारों के संदर्भ में या किसी अन्य परिक्षेत्र में, तो वहाँ इन रिटों को महत्वपूर्ण दृष्टि से अपनी कार्यप्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में अपना वैधानिक स्वरूप रखता है, जिसमें भारतीय संविधान की अनुच्छेद 124 में यह व्यवस्था है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त इस न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अवश्य लेगा। इस बात को लेकर विवाद था कि क्या राष्ट्रपति अकेले मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। इस विवाद के निवारण हेतु राष्ट्रपति द्वारा
1998 में एक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालय को भेजा गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संदर्भ पर 28 अक्टूबर 1998 को लिए गए निर्णय के आधार पर अब सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस प्रकार निष्पादित की गई। चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के समूह के आधार पर परामर्श करने की बात कही गई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इस संबंध में यह निश्चित किया, स्पष्ट किया, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश परामर्श की प्रक्रिया पूरी किए बिना न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें करते हैं तो सरकार ऐसी सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। न्यायाधीशों की योग्यता की जब बात आती है, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक एडवोकेट रह चुका हो, अर्थात या फिर है राष्ट्रपति के विचार में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। योग्यताओं की दृष्टि में इन मानदंडों पर जो खरा उतरता है उसको सर्वोच्च न्यायालय में स्थान दिया जाता है। कार्यकाल न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 128 में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने की भी विशेष व्यवस्था की गई है, या फिर वह स्वयं त्याग पत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से केवल प्रामाणिक दुर्व्यवहार या क्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। कार्यविधि चाहे जो भी हो, लेकिन संसद के दोनों सदनों को अलग अलग अपने सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 मत से प्रस्ताव पास करना होता है और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। उस अवस्था में जाकर के और उसको पदच्युत करने के या पद से विलग करने के आदेश जारी होते हैं। 125 भारतीय संविधान का अनुच्छेद न्यायाधीशों के वेतन देने के प्रबंध को करता है, जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करती है। वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्त राशि आदि के संबंध में 1 जनवरी 2006 ईस्वी से आवश्यक सुधार, उल्लेखनीय वृद्धि आदि किए गए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्य करने का तरीका होता है वह बिना किसी भेदभाव के संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार अपनी योग्यता को ध्यान में रखते हुए बिना किसी विभेद के और सुसंगत न्याय की व्यवस्था करने का प्रावधान किया जाता है। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। संसद की शक्तियां हैं एक संबोधन और एक न्यायाधीश के व्यवहार या क्षमता की जांच, साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का जो वैधानिक दृष्टिकोण है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ कानून द्वारा विस्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है। लॉ का जो प्रोसीजर है वो कानून द्वारा स्थापित है। अमेरिका की तरह ड्यू प्रोसेस का नहीं है या कानून की उचित प्रक्रिया का नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की हम बात करते हैं तो इसमें मूल रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रथम, द्वितीय अपीलीय क्षेत्राधिकार, तृतीय परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में दुर्गादास बसु जी कहते हैं कि यदि भारत
या हमारा संविधान एक संधि या समझौते के रूप में नहीं है, फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। तो इसमें 3 बिंदु दिए गए हैं: भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर किया गया हो। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में अगला है समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद 32(1) के द्वारा इसको उत्तरदायी ठहराया गया है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई की जाए। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के भी द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में संविधान के अपीलीय क्षेत्राधिकार, उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार इसके अंतर्गत आता है। इसमें अनुच्छेद 132 संवैधानिक दृष्टि से उच्च न्यायालय या यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सारमय प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। संवैधानिक के बाद फिर दीवानी है। संविधान के 30वें संशोधन द्वारा इसको 1972 में परिवर्तित किया गया। विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दीवानी विवादों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में धनराशि की जो सीमा है वह हटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 30वां संविधान संशोधन किया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित करते हुए अब धनराशि की सीमा हटा दी गई है और निश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी। फिर है इसमें फौजदारी, जिसमें व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया हो किसी उच्च न्यायालय के द्वारा, उस मामले में अपील करने के लिए प्रबंध है। उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपनी पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो ऐसी स्थिति में। फिर है उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य है या तो फिर अपील की जा सकती है। इस प्रकार ये कार्यप्रणाली को निश्चित किया गया है। इसमें विशिष्ट अपील्स भी हैं। 132 से 134 में अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की गई हैं। परामर्शी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, 143 अनुच्छेद संविधान का यह निश्चित करता है कि कभी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न पैदा हुआ है जो सार्वजनिक महत्व का है तो वह उस उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़ेगा। तो परामर्शी क्षेत्राधिकार में 143 अनुच्छेद अपना कार्य करता है। अब है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो निरंतर वृद्धि की जा रही है या हो रही है उसके संदर्भ में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।